तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चलिए पहले शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का छठा चैप्टर, जिसका नाम है प्रजनन। क्या नाम है? प्रजनन। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में इसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है आपको कि जनन या प्रजनन से आप क्या समझते हैं। दोनों एक ही नाम है, जनन हो बोले या प्रजनन बोले, दोनों एक ही नाम हुआ और उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि यह एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया से मतलब होता है जीवों में होने वाली प्रक्रिया, जिससे कि जीव अपने समान नए जीव को संतति भी कहते हैं कि उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इससे जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इससे जीव क्या करते हैं? अपनी संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों से जैसे ही पूछा जाएगा कि जनन या प्रजनन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग का आंसर होगा कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान नए जीव या संतति की उत्पत्ति करते हैं। इससे जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो चलिए आखिर हमारा यह प्रश्न एक और भी होगा कि प्रजनन के पीछे का उद्देश्य क्या है, बताइए क्यों होता है प्रजनन। तो प्रजनन इसलिए होता है क्योंकि इससे वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है, जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है, प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना। ये विलुप्त शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, विलुप्त का मतलब होता है कि कोई जीव है और वह जीव धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, तो प्रजनन की क्रिया करवाते हैं, तेजी से उसकी संख्या में वृद्धि करवाते हैं, जिससे उसका विलुप्त होना बंद हो जाता है और वह जीव भी अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, चलिए प्रजनन के मुख्य दो विधियां हैं, जिनमें एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार से होते हैं, एक अलैंगिक रूप से और दूसरा लैंगिक रूप से। तो हम लोग यह देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन किस प्रकार की क्रिया है या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, या फिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अलैंगिक जनन क्या है। तो जनन की इस प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन में क्या है, जनन है, प्रजनन ही है। तो जनन की इस प्रक्रिया में एक ही जनक एक ही उपस्थित होगा, या तो माता रहेगा या तो पिता रहेगा, कोई एक ही जनक है ना की आवश्यकता पड़ती है। इसमें संतति जनक के हमेशा क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। जनक जो होंगे उस जनक के समान ही मिलेगा, इसमें ज़्यादा भिन्न है ना जीव नहीं बनते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ईस्ट में देखिएगा तो अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, हाइड्रा में भी, स्पाइरोगायरा में भी, अमीबा में भी, आलू में भी और गन्ना में भी। ठीक है, ये सब उदाहरण है आपको अलैंगिक जनन का। ठीक है, चलिए अलैंगिक जनन की अन्य कई विधियां या कई प्रकार भी होते हैं, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे है ना ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि यह सिलेबस है, एक बार आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए और सिलेबस पढ़ने के बाद ही तैयारी आपको गेस या अन्य जगहों से करनी चाहिए, यह आपको पूर्ण ज्ञान देता है। चलिए हम लोग देखते हैं, दूसरा है अलैंगिक चरण के अंतर्गत है ना 3 या 4 या 5 जो भी हो वो आता है। जैसे विखंडन इसी के अंतर्गत आता है, विखंडन भी एक अलैंगिक जनन ही है। मुकुलन भी ये देखें तो ये भी अलैंगिक जनन है। पुनर्जनन देखें या अपखंडन देखें तो ये भी अलैंगिक जनन है। बीजाणु जनन देखें तो ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो चलिए हम लोग इस सबको बारी बारी से देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि विखंडन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं या पुनर्जनन किसे कहते हैं। इसके अलावा बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस सब के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको विखंडन से आप क्या समझते हैं, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, प्रश्न ये है। चलिए
तो जैसे ही पूछेगा विखंडन किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें माता पिता यानी जनक का जो शरीर है वह कई टुकड़ों में टूटता है और प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वह नया जीव का निर्माण कर लेता है। यानी एक जीव खंडित हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में बट गया और वही टुकड़ा क्या किया तो नया जीव में विकसित हो गया। ठीक है, तब इस प्रकार की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन में अगर देखें तो उदाहरण के तौर पर आपको स्पाइरोगायरा में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे स्पाइरोगोरा का मतलब होता है हर इकाई, जो आपको सामान्यतः आपके कल पर दिखाई पड़ता है, नमयुक्त जगहों पर यह ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा बात करें तो समुद्री तारे यानी स्टारफिश इसके उदाहरण हैं। शैवाल देखें तो शैवाल भी इसका एक उदाहरण है। चलिए अगला देख लेते हैं, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो अलैंगिक में हम लोग अलग अलग प्रकार की विधियां पढ़ रहे हैं। उसके बाद विखंडन में भी दो प्रकार का होता है, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। नाम से ही यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि द्विखंडन का मतलब होता है एक जो जीव है वह दो भागों में बटेगा और यहाँ दो से अधिक भागों में बटेगा। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए द्विखंडन में क्या होगा हमारा वो देख लेते हैं। विभाजन की इस घटना में जनक, जनक मतलब पैदा करने वाला, जन्म देने वाला, वह खंडित होकर के दो नए जीव का क्या करता है, दो का निर्माण करते हैं। यानी दो जीव का, दो किसका, जीव का निर्माण करते हैं। इसे ही द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पर देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में और ईस्ट में देखें तो यहाँ द्विखंडन की क्रिया दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। बहुखंडन क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जनक का शरीर दो से अधिक भागों में विभक्त होगा और यहाँ दो से अधिक जीव का निर्माण देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए विभाजन की इस घटना में जनक खंडित होकर के दो से अधिक जीवों का क्या करेगा, निर्माण करता है। वहाँ दो ही जीव का निर्माण हो रहा था, यहाँ दो से अधिक जीवों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग कथी नाम देते हैं, बहु विभाजन या बहुखंडन। समझ में आ गया। चलिए उदाहरण के तौर पर देखें, अमीबा में दोनों दिखाई देता है, द्विखंडन भी और बहुखंडन भी। प्लाज्मोडियम में देखें, यानी मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं या प्लाज्मोडियम कहते हैं। जैसे शैवाल में भी कुछ शैवाल में द्विखंडन भी दिखाई देगा और कुछ शैवाल में बहुखंडन की क्रिया देखने को मिलता है। चलिए कुछ नोट्स देख लेते हैं जो एक नंबर में आपको बार बार आता रहता है या टकराता है एग्जामिनेशन में, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए शैवाल जो जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें क्या होता है, शरीर या कोशिका के चारों ओर, कोशिका जो होता है ना वो कोशिका मान लेते हैं ये है, तो कोशिका के चारों ओर एक प्रकार का कड़ा, एक प्रकार का कड़ा भित्ति, एक दीवार। ठीक है, भित्ति का मतलब होता है दीवार, एक दीवार का निर्माण होता है, उसे पुट्टी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पुट्टी बोलते हैं या फिर सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट या पुट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए द्विखंडन या बहुखंडन की जो क्रिया होती है उसमें उत्पन्न जो नया जीव होता है या वंशज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनुजात कहते हैं। ठीक है, यानी द्विखंडन और या बहुखंडन की क्रिया से उत्पन्न होने वाले जीव को अनुजात कहते हैं। ठीक है, चलिए विखंडन में जनक का जो शरीर है वह गायब हो जाता है। क्या होता है, विखंडन की क्रिया में जो जनक का शरीर है वह समाप्त हो जाएगा, वह गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। मुकुलन क्या है, यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में आपको एग्जाम में रहता है, बार बार आता रहता है कि भाई मुकुलन क्या है बताइए। तो मुकुलन भी एक क्या है, अलैंगिक जनन ही है या अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक का जो शरीर पर मुकुल या उभार कहते हैं या प्रवर्ध कहते हैं, ठीक है, उन निकलते हैं, निकलने से वह अलग हो जाता है थोड़ा विकसित होकर के और उससे नए जीव की उत्पत्ति देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मुकुलन जो है वह एक कोशिकीय जीव में दिखेगा और बहुकोशिकीय जीव में भी दिखेगा। एक कोशिकीय जीव में अगर ईस्ट में देखें मुकुलन की जो घटना है वह देखिए, यह जीव था और यह जीव में उभार उत्पन्न हुआ और इसका जो केंद्रक है वह केंद्रक का निर्माण हुआ, थोड़ा सा ये विकसित हुआ,
यह भी देखने को मिल रहा है, यह भी उसी क्रम में है, यह भी उसी क्रम में है, एक ये लड़ी मिल रहा है आपको, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यह ईस्ट जो है इसका केंद्रक अलग हो गया और यह नए नए जीव की उत्पत्ति कर लेगा। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव में है। बहुकोशिकीय जीव में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा विकसित होना पड़ता है इसको। जैसे हाइड्रा है, ये पूरा जो संरचना है वो हाइड्रा का संरचना है। इसमें जो ये देख रहे हैं ऐसा ऐसा पहले निकलता है, ये पहले स्पर्शक कहलाते हैं। ये स्पर्शक जब डेवलप होता है, ठीक है, तो वृद्धि करके मुकुल बन जाता है और यह मुकुल जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो यह अलग हट करके एक नया जीव, ऐसा ही जीव एक, है ना, बना लेता है। एक नया जीव ऐसा ऐसा यह बना लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आप लोगों से कि भाई बताइए कि पुनर्जनन या अपघटन क्या है, अपखंडन क्या है। अपघटन नहीं है, यह अपखंडन है। ठीक है, पुनर्जनन या अपखंडन क्या है यह बताइए। तो इसकी जो इंग्लिश होती है रीजनरेशन या फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, रीजनरेशन या फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, देखिए यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसमें जनक का जो शरीर है प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से दो या अधिक टुकड़ों में कभी होता है, खंडित हो जाता है। और जब यह खंडित हो जाता है, देखिए यहाँ पर खंडित हो गया, डेवलप नहीं था फिर भी खंडित हो जाएगा। वहाँ हम लोग देख रहे थे जो मुकुलन हो रहा था वो भार उत्पन्न हो रहा था, वो खंडित होकर तब विकसित हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिएगा कि जब ही खंडित हो गया, टुकड़ा में बट गया ऑटोमेटिक, या किसी कृत्रिम रूप से आप काट भी दिए, तो क्या होता है कि प्रत्येक टुकड़ा जो अपने खोए हुए भाग जो पहले से नहीं बना हुआ है, जो भाग अलग हुआ है, वो भाग क्या करता है, विकास करके और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। यानी अगला हिस्सा कट गया तो पिछला हिस्सा का निर्माण कर लेगा, अब पिछला हिस्सा कट गया तो अगला हिस्सा का निर्माण करके नया जीव बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरी? अब ध्यान देंगे ज़रा सा यहाँ। देखिए अगर कोई जीव दो भागों में या तीन भागों में बट गया, मान लेते हैं कि ऊपर का हिस्सा कट गया, ठीक है, तो निचला हिस्सा डेवलप होकर के ऊपर का हिस्सा बना लिया, और ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है वो निचल का हिस्सा डेवलप करके बना लिया, यानी पूर्ण रूप से वो नया जीव विकसित अपने आप को कर लेगा। ठीक है, चलिए विशेष गुण है ये। आदमी में ऐसा नहीं होता है, पैर कटा तो कटा का कटा ही रह गया, हाथ कटा तो कटा का कटा ही रह गया। इसलिए कभी आप अपना हाथ पैर नहीं काटिएगा, नहीं तो ये दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होगा। उसके लिए अगला जन्म आपका बेटा का होगा, वो आएगा। चलिए इसके उदाहरण में अगर देखें, पुनर्जनन के उदाहरण में, तो स्पाइरोगायरा हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक है बीजाणु जनन क्या है। क्या है? बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसमें कि बीजाणु धानी का निर्माण होता है और उसके अंदर बीजाणु बनता है या स्पोर बनता है। और जब वो स्पोर बनता है तो यही बीजाणु क्या करता है, जब अनुकूल स्थिति देखता है कि भाई अब हमारे उत्पन्न होने के लिए अब सही टाइम, राइट टाइम है और वातावरण भी वैसा हमको मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में वह क्या होता है, नीचे गिरता है और अपने आप को फोड़ लेता है और वहाँ से जितना भी बीजाणु निकलता है वह सब जमीन के अंदर अंकुरित हो जाता है और विकसित हो करके वह पुनः, है ना, जनन के योग्य बनता है और नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक इस प्रकार से ही इसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी यह भी एक अलैंगिक जनन ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि भाई बीजाणु धानी जो है उसके चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण बनता है, उसे बीजाणु कोट कहते हैं। ठीक है, यही बीजाणु कोट उसको वातावरण अगर प्रतिकूल है या वातावरण उसके अनुकूल नहीं है वातावरण, तो उसको बचाता है। कैसे से? तापमान से बचाता है, आर्द्रता से बचाता है, अम्लीयता से बचाता है। ठीक है, इन सब से उसकी रक्षा करता है। समझ में आ गया? यानी यह रक्षक है, यानी यह पुलिस का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या एग्जाम में आता रहता है। देखिए ये जो कायिक प्रवर्धन है ये बार बार पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक, अभी भी आई है आपके लिए, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए यह जनन की एक विधि है जिसमें पादप शरीर की वर्धी भाग, जैसे पादप मतलब पेड़ पौधा से है, ठीक है,
पादप शरीर में एक वर्धी यानी बढ़ने वाला भाग या कायिक भाग जो है, जैसे उदाहरण के रूप में तना को ले लीजिए, पत्ती को ले लीजिए और जड़ को ले लीजिए, ठीक है, उससे अलग हो जाता है और अलग होकर के नए जीव का निर्माण करने में सहायक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस प्रक्रिया को, है ना, जनन की इस विधि को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे किसी पौधा को देखिएगा, जैसे अंगूर का जो तना है वो ले लीजिए, ठीक है, और उसको कहीं पर आप प्लांट कर दीजिए, ठीक है, यानी लगा दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि नया अंगूर का पौधा बन गया। गुलाब का भी तना काट लीजिए और उसको काट करके ज़मीन में लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि नया जीव, है ना, वो उससे भी नया जीव आ गया या बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्किड है, यह भी एक फूल का ही प्रकार है। आलू तो आप लोग जानते ही हैं, लालू के राज से लेके आज तक यह आलू सब्जियों का राजा बना हुआ है, ठीक है। आलू, है ना, सभी सब्जियों का राजा है, खास करके बिहार में लिट्टी चोखा, चोखा का नाम ही है आलू, ठीक है। चलिए उत्तक संवर्धन की बात करें तो उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तक संवर्धन क्या है? यह भी एक क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है कि पादप मतलब पेड़ पौधा या फिर जंतु है, उसके कोशिका को और नहीं तो उत्तक को कहाँ, तो प्रयोगशाला में, है ना, कहाँ पर, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में पोषक के माध्यम में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अगर प्रतिकूल स्थिति भी है तो भी उसके लिए अनुकूल बनाया जाता है। उसको ठंडा चाहिए तो ज़्यादा ठंडा एसी लगा करके दे दिया जाता है। अगर उस पौधा को उगाने के लिए गर्मी चाहिए तो हीटर जला करके उस, है ना, वातावरण को उसके उपयुक्त बनाया जाता है और उस तरीके से उसका क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक वर्ड है कलश, जो आपके गाँव में देहात में आता रहता है कि आम का कलश ले लीजिए। आम का भिन्न भिन्न प्रकार का कलश होता है, ठीक है, लीची का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, नींबू का। तो देखिएगा वह क्या करता है कि पौधे के एक भाग, पौधा का जो एक भाग होता है ना, जो उत्तक अथवा कोशिका को हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिएगा तो सतवरी का पौधा में ऐसा होता है, गुलदाउदी का, आर्किड का, है ना, आम का पौधा, आम का पौधा में देखिएगा तो ये सब होता है, लीची का पौधा, नींबू का पौधा, ईटीसी, इस सब में वो बना करके रखता है। और कलश को हम लोग खेतों में लगा देते हैं, वो नया पौधा बनाता है या नया पौधा का निर्माण करके उत्तक वही नया पौधा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कोलोन है, एक वर्ड आता है कोलोन, क्या है, तो उत्तक संवर्धन से तैयार जो प्रयोगशाला में हम लोग तैयार करते हैं ना, उत्तक संवर्धन के द्वारा जो पौधा बनता है उसे हम लोग कोलोन कहते हैं। ये प्रयोगशाला में हम लोग जो बनाते हैं उसको कोलोन कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने ऊपर जितना भी देखा उस सारा का सारा देखा अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आ रहा था। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लैंगिक प्रजनन का, कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं, समझ में आ गया। चलिए देखिए, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था कि उसमें जनक जो है का एक, यानी माता या पिता, वही भाग ले रहा था, मात्र एक। अब यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, यह जनन या प्रजनन की एक ऐसी विधि होगी जिसमें दो जनक, नर या मादा, नर एवं मादा दोनों भाग लेगा, यानी माता और पिता दोनों भाग लेगा। वहाँ माता भाग ले रहा था या पिता, यहाँ माता और पिता यानी कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक जनन कहते हैं। यानी यह जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो जनक यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। उच्च कोटि के जीव जितने भी देखेंगे वहाँ पर आपको लैंगिक जनन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे उच्च कोटि के जीव में कौन आ जाएंगे, तो मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, गधा हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा, गधा, हाथी, ठीक है, चूहा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ विशेष बात है जो एक वर्ड को निर्देशित करता है, उसको देख लेते हैं। नर युग्मक क्या होता है। शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक, यानी एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है नर में यानी पुरुष में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। इंग्लिश में उसी का नाम है स्पर्म, ठीक है। और दूसरा है वर्ड मादा, दूसरा वर्ड क्या है, मादा। अब मादा में क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओ व म, ओवम।
चलिए आगे देख लेते हैं कि निषेचन क्या है। ये 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछता है कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन से आप क्या समझते हैं, निषेचन क्या है, ठीक है। चलिए निषेचन को समझावें। देखिए यह एक प्रक्रिया है या एक घटना है जिसमें नर का जो देखे हैं ना शुक्राणु और मादा का युग्मक देखे हैं ना हम लोग अंडाणु, ठीक है। ये दोनों जुड़ करके, है ना, जब दोनों का मिलन होता है, सम्मिलन होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलता है, तब एक युग्मनज जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, ठीक है, का निर्माण होता है, ठीक है। और इस यही जो जाइगोट का निर्माण होता है यह भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद क्या होता है ना, जो विकसित होकर के एक नया जीव का वयस्क जीव बनाता है या निर्माण करता है। इसी घटना को हम लोग निषेचन कहते हैं। एक शब्द में निषेचन बोले कोई, निषेचन क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन की विधि में, है ना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे नर में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर शुक्राणु बना और मादा में क्या बना, अंडाणु बना। यह दोनों आपस में मिला और मिलने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, में युग्मनज बनाया। और इसी मिलने की प्रक्रिया को कथी कहेंगे हम लोग, निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। जब ये विकास होगा निषेचन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज जैसे ही बनेगा तो उसमें नया जीव बनेगा, फिर नया जीव दूसरे जीव की उत्पत्ति करेगा। ये घटनाएं लगातार चलती रहती है और इसी से कोई जीव अपने अस्तित्व को कायम रखता है या अपने जीव की संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। हम लोग उसको स्पष्ट करेंगे कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, नर की आवश्यकता होती है और मादा की आवश्यकता होती है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें केवल किसकी आवश्यकता होगी, केवल एक ही जनक, माता या फिर पिता, दोनों में से किसी एक की ही आवश्यकता होती है। इसमें संतति मतलब जो संतान है, ठीक है, वह भिन्न मिलता है, यानी अलग अलग मिलता है। और इसमें संतति भिन्न कथी होते हैं, तो भिन्न नहीं होते हैं। इसमें अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें तो संतति ना समान होते हैं। क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, ठीक है। इसको काट करके हम क्या कर दें, समान कर दें, ठीक है। ये कटिंग करके यहाँ पर कथी कर दीजिए, संतति समान होता है, यानी एक जैसा ही देखने को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। चलिए इसमें संख्या काफ़ी धीमी गति से बढ़ती है क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब बहुत कठिन है, 9 महीना 6 महीना, ऐसा 1 साल भी लग सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल प्रक्रिया बोलते हैं। और यह बहुत धीमी होता है। अगर वहीं पर अलैंगिक जनन की बात करें तो ये काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। ये काफ़ी तेज़ी से होता है और यह सरल यानी सिंपल होता है, आसानी से होता है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं तो हम लोग देखते हैं इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। और इसमें देखते हैं कई प्रकार की विधियाँ देखने को मिलता है, विखंडन देखने को मिलता है जिसमें हम लोगों ने देखा है ना, अनुकूलन मुकुलन हम लोगों ने देखा, पुनर्जनन हम लोगों ने देखा। उसके बाद बीजाणु जनन देखने को मिला इसमें, है ना, कायिक प्रवर्धन देखने को मिला, है ना, उत्तक संवर्धन, आपको उत्तक संवर्धन देखने को मिला, कायिक प्रवर्धन देखने को मिला, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भाई बताइए लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग के आधार पर सामान्यतः जीव को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक लिंगी और दूसरा है द्वि या उभयलिंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वे जीव को व्यष्टि भी कहते हैं, किताब में व्यष्टि का नाम दिया रहता है। वे जीव जिसमें नर एवं मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी नर अलग होता है और मादा अलग होता है। वैसे जीव को हम लोग एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुष्य में, है ना, औरत अलग है मर्द अलग है, तो यह एक लिंगी हो गया। द्विलिंगी में एक ही जीव के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नर वाला भाग भी मिलता है और मादा वाला भाग भी एक ही जीव में पाया जाता है, तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये सामान्यतः आपको समझा दिए। पेड़ पौधे में ज़्यादातर मिलता है, पुष्पी पौधों में, ठीक है। एक ही पुष्प में आपको नर भाग में मिलेगा और मादा भाग भी देखने को मिलेगा। तो पेड़ पौधों में ज़्यादातर द्विलिंगी या उभयलिंगी मिलता है। हालांकि एक लिंगी भी मिलता है पेड़ पौधों में, लेकिन उच्च कोटि के जीव हमेशा ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक। चलिए पुष्पी पौधे में हम लोगों को जनन की प्रक्रिया को समझाना है कि पुष्प में जनन कैसे कैसे होता है। ये चित्र देख लीजिए।
ये इधर वाला पार्ट देखिएगा, परागकोश है, तंतु है ना। ये परागकोश और तंतु क्या है, यह नर भाग है। और मादा भाग में वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो भाग है यह अंडाशय, जेक्स के अंदर बीजाणु बनते हैं बीजांड में, ठीक है। और ये जो फूल को पेड़ से कनेक्टेड रखता है उसको हम लोग वृंत कहते हैं, ठीक है। यह दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है। यह देखते हैं ना जो खूबसूरत लगता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग दल है, यह दलपुंज भी कहते हैं, ठीक है। ये परागकोश है जहाँ परागकण बनते हैं, परागकण यानी नर वाला केमिकल बनता है। वर्तिकाग्र है, ठीक है। यहीं पर परागकण यहाँ से उड़ करके किसी माध्यम से यहाँ पर जाता है और यहाँ से स्टाइल से होते हुए यहाँ अंडाशय तक आता है, जहाँ पर निषेचन की घटना होती है और बीज का निर्माण होने लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरी घटना को। पुष्पी पौधे में जनन की जो क्रिया का संपादन होता है वह कहाँ पर होता है, तो वह पुष्प में होता है। कहाँ पे होता है, वह पुष्प के अंदर होता है, ठीक। इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं। देखिए बाह्य दलपुंज, मैंने अभी आपको बताया, ये जो देखते हैं ना आप लोग, हरा टाइप का देखने को मिलता है, यह क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। उसके बाद दलपुंज जो खूबसूरत वाला पार्ट है वो दलपुंज है। उसके बाद पुमंग है जो नर भाग है, और एक जयांग में जो भी स्त्री के रूप में कार्य करता है उसको हम लोग जयांग कहते हैं, ठीक है। ये 4 भाग महत्वपूर्ण है। देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग हुआ, और पुमंग और जयांग यह है ना आवश्यक अंग हो जाता है, ठीक है। चलिए बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज सहायक अंग है, पुमंग और जयांग आवश्यक अंग है। मैंने अभी बताया आपको, पुमंग नर भाग है और मादा भाग कथी है, दो जयांग है। एग्जाम में पूछता है कि नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। नर भाग से परागकण निकलेगा, है ना, निकल कर किसी माध्यम से, किसी माध्यम में जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी कीट के माध्यम से, है ना, मादा भाग कहाँ तक पहुँचता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, जिससे होते हुए कहाँ पर जाता है, वो अंडाशय तक जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपको विशेषता क्या मिलेगा, तो निषेचन की घटना देखने को मिलेगा। निषेचन की क्रिया या घटना देखने को मिलता है, एवं जो अंडाशय है बाद में डेवलप होकर फल बन जाता है, और बीजांड डेवलप होकर क्या बन जाता है ना, बीज में विकसित होता है। देखिए यही क्या है, बीजांड है, और उसी में क्या होता है, बीज का निर्माण हो जाता है, बीज में बदल जाता है। और ये जो अंडाशय है, ठीक है, यह अंडाशय कथी बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब फल के अंदर ही देखिएगा, अंदर में तो बीज देखने को मिलता है, ठीक। चलिए अंकुरन क्या है, अंकुरन एक प्रकार की घटना है जिससे बीज जो है जब नया पौधा का जो निर्माण करता है या विकसित होता है, उसी प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। यानी बीज जिस प्रक्रिया, जिस घटना के कारण वह नए पौधे या नए जीव का निर्माण करते हैं, वह घटना का प्रक्रिया क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लेते हैं आप मूंग का, जो मूंग है आपके पास या चना है, उसको पानी में भिगो कर आप रख देंगे तो वह फूट करके, जैसे ही उसको नमी मिलता है तो वह फूटता है, फूट करके हरा पौधे जैसा बाहर निकलता है, ठीक है। अगर उसको मिट्टी में आप दबा देंगे तो वह क्या होगा, और भी डेवलप होगा। तो वही डेवलप होकर जब पौधा बनता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। गर्मिनेशन नहीं, जर्मिनेशन। चलिए परागनलिका क्या है, तो परागनलिका में देखते हैं परागनलिका क्या होता है। परागनलिका के सिरे यानी ऊपरी सिरे पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनता है, और जो एंजाइम निकलता है वर्तिकाग्र यानी मादा भाग जो होते हैं उसके ऊतकों को क्या करता है, गलाता या नष्ट कर देता है, और वह मुरझा जाता है, ठीक है, मुरझाता है। चलिए जब हम लोग बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, बताइए किशोरावस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था क्या है, तो मानव जनन अंग, क्या है, मानव जनन अंग जिस आयु में विकसित होना शुरू हो जाता है या क्रियाशील होने लगता है, इसमें बालक एवं बालिकाओं के शरीर पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी बदलाव देखने को मिलता है। इसी आयु यानी यही आयु किस नाम से जाना जाता है, किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः 12 वर्ष के बाद यह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए जैसे बालक में बात करें तो बालक में देखते हैं दाढ़ी मूंछ आने लगता है, ठीक है। लैरिंक्स जो है उसका विकास होता है, इसलिए उसके आवाज़ में बेस आ जाता है। क्या हो जाता है, बेस। जैसे पहले वो बालक बोलेगा
कहाँ है, कथी कर रहे हैं। जब वो उसमें बेस आएगा तो कहेगा कहाँ है। इसको बोलते हैं लैरिंग्स में कथी होना, बेस आ जाना, यानी अमिताभ बच्चन का आवाज़ हो जाता है। पहले बालक जब रहता है उससे छोटा रहता है तो, है ना, शाहरुख खान का आवाज़ रहता है। शाहरुख खान का आवाज़ मतलब किरण, किरण। जब वो अमिताभ बच्चन होता है, किरण, नहीं समझ में आया, ऐसा होने को देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग कि बालिकाओं में क्या होता है। बालिकाओं में स्तनों में उभार आता है, बड़ा होने लगता है और मासिक चक्र उसे शुरू हो जाता है, यानी ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग यौवनारंभ कहते हैं या प्यूबर्टी का एज कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में बार बार, यौवनारंभ की स्थिति को क्या कहते हैं, तो प्यूबर्टी, इंग्लिश में प्यूबर्टी बोलते हैं, हिंदी में यौवनारंभ बोलते हैं। ठीक है, इसी एज को, किशोरावस्था को ही। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि नरजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये छोटी बात है कि पुरुष में उपस्थित अंगों का समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होता है, जैसे कि वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, स्खलन नली है, मूत्र मार्ग है ना, पुरुष ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है, ये सब आदि, है ना। इन्हीं सबको एक साथ क्या कहते हैं, नरजनन तंत्र कहते हैं। यानी प्रजनन या जनन की विधि में भाग लेने वाले जो प्रमुख अंग है, उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहते हैं, नरजनन तंत्र कहते हैं। अब इसका हम लोग सचित्र वर्णन करना है, कौन होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए नरजनन में क्या होता है, नरजनन अंग में क्रमशः वृषण शामिल रहता है, अधिवृषण शामिल रहता है, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, पुरस्थ ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इसकी चर्चा हम लोग पीयूष शामिल है। अब देख लेते हैं कि कोई भी जो नर होता है मनुष्य के अंदर, यानी पुरुष होते हैं, उनमें दो गोलाकार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एक जोड़ा होता है, इसको वृषण कहते हैं। इसी वृषण में क्या होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये अधिवृषण जो देख रहे हैं इससे जुड़ा होता है भीतरी भाग में, ई अधिवृषण में यह जो शुक्राणु है जैसे यहाँ एंट्री लेगा तो यह ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है। और ये जो नली जुड़ा हुआ है अधिवृषण से, इन नली से होकर के शुक्रवाहिका जाता है, और शुक्रवाहिका के सहारे, शुक्र को ढोने वाला को शुक्रवाहिका कहते हैं, शुक्रवाहिका है ये। और इससे जाते जाते यहाँ जहाँ पर जमा होगा ना, यहाँ पे इसको शुक्राशय बोलेंगे। ठीक है, शुक्राशय में ये जो नली लगा हुआ है इसको हम लोग स्खलन नली कहते हैं। स्खलित यहीं से होता है, जब भौतिक संपर्क किसी से बनता है तो यही शुक्रवाहिका से स्खलन नली जो है इसके माध्यम से शुक्राणु कहाँ चला जाता है, तो मादा के शरीर में एंट्री ले लेता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग जानते हैं। ये जो थैली दिखाई दे रहा है, ये थैली मूत्राशय का थैली है, और मूत्र भी इसी के सहारे कहाँ आता है, तो बाहर आता है। देखिए इधर जो पार्ट है इधर भी है, जो इधर पार्ट है वह इधर भी है, तो कोई दूसरा नहीं है। ये मूत्र मार्ग है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, बात करें यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये पुरस्थ ग्रंथि है, और इसके नीचे वो छोटा सा होता है वो काउपर ग्रंथि देखने को मिलता है। ये पुरस्थ ग्रंथि है और ये काउपर ग्रंथि है। ठीक, दो वो होता है काउपर ग्रंथि। चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोलता है ये। अगला हिस्सा को हम लोग शिश्न कहते हैं। ये जो देखते हैं ना ऐसा होता है, उसको शिश्न कहते हैं, और इसको ऊपर जो सबसे पड़ित होती है उसको हम लोग प्रीयूष कहते हैं। ठीक, चलिए वृषण क्या है, यह अंडाकार होता है। ठीक है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, हम आपको सारा कुछ पहले बता चुके हैं। इसकी संख्या 2 होती है, यानी एक जोड़ा कह सकते हैं। यहाँ पर त्वचायुक्त एक थैली में स्थित रहता है जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण कोष कहते हैं। जिस थैली में वृषण उपस्थित रहता है उस जगह को क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। इस चमड़े में देखते हैं दोनों रहते हैं। वृषण कोष एसी का काम करता है। ठंडे के मौसम में यह ऊपर सिकुड़ जाता है, गर्मी उत्पन्न करने लगता है, और गर्मी के मौसम में यह नीचे चला जाता है, एसी का काम करता है। शरीर के तापमान से एडजस्टिंग सिस्टम है, यह एसी का काम करता है। चलिए अधिवृषण की बात करें तो ये लंबी नलिका है। ठीक है, जो वृषण के किनारे से जुड़ा होता है, इसी में शुक्रवाहिका जुड़ा होता है या निकलता है ना। यहीं पर शुक्राणु परिपक्व या विकसित होते हैं, परिपक्व होते हैं, या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रवाहिका की बात करें। ठीक है, शुक्रवाहिका की, तो शुक्रवाहिका एक नली है ना, संकुचनशील नली है, और यह मांसल मांस से बना हुआ संरचना है, और इसकी जो लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर होता है शुक्रवाहिका का, और यह वृषण से मूत्राशय तक जाती है। यह शुक्राशय से मिलकर एक स्खलन नली बनाती है। ठीक है,
स्खलनाली इसी से बना होता है। आगे चलिए, मूत्र मार्ग क्या है? तो मूत्र मार्ग क्या है हम लोग जान लेते हैं। इसमें पुरस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि की नलिका भी खुलती है, ठीक है। इससे हो करके मूत्र या वीर्य दोनों शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। पुरस्थ ग्रंथि क्या है देखिए ध्यान से, यह गोलाकार ग्रंथि है। इससे पुरस्थ द्रव, एक प्रकार का विशेष द्रव निकलता है, ठीक है, जिसको पुरस्थ द्रव कहते हैं, है ना। इसी के कारण वीर्य में एक स्पेशल गंध आता है, उसमें महक उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, पुरस्थ द्रव स्रावित होता है जिससे उसमें विशेष गंध होता है, महक होती है। चलिए, काउपर ग्रंथि, यह पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित रहता है, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था इसका। यह एक क्षारीय द्रव उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है? यह क्षारीय द्रव उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए, है ना। चलिए, उसके बाद है शिश्न। शिश्न क्या करता है? यह बेलनाकार होता है और यह नर जनन का अगला हिस्सा है। यह शुक्राणु को मादा के अंदर में समाहित कर देता है जब उससे संपर्क उत्पन्न होता है। जिससे संपर्क करते हैं, संपर्क के दौरान यह जो जो वीर्य बनता है या शुक्राणु बनते हैं वह उस दूसरे के अंदर चला जाता है, मादा के, नर से मादा के अंदर चला जाता है। उसमें ज़्यादा सहायक कौन होता है? तो शिश्न, ठीक है। चलिए, शिश्न का जो शिखर का भाग है सबसे अगला है, उसको ग्लांस या पीयूष कहते हैं, ठीक है। ग्लांस इंग्लिश शब्द है, पीयूष हिंदी शब्द है। चलिए, वहीं पर हम लोग अब देख लेते हैं कि मादा जनन अंग क्या है, ठीक है। मादा जनन अंग को सचित्र वर्णन करना है। चलिए, मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। मादा जनन अंग के कई भाग होते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है? अंडाशय शामिल है, डिंबवाहिका शामिल है, गर्भाशय शामिल है, ग्रीवा शामिल है, योनि शामिल है, हाइमन शामिल है। देख लेते हैं क्या होता है। मादा में अगर देखें तो इस प्रकार का ऐसा एक भाग होता है, अंतिम भाग, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चा का पालन यहीं पे होता है, यहीं पर भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। अब वहीं पर वो विकसित होकर के बेबी का निर्माण करता है। अब अंडाशय जहाँ पे बनता है, जो जगह है, इससे जो एक नाली विशेष है ना, ये नाली, ये जो नाली निकल रहा है, इसी नाली को हम लोग कहते कहते हैं डिंब वाहिका कहते हैं या फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है, इसको फंडस कहते हैं हालांकि, ठीक। चलिए, इसको गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पे गर्भ धारण होता है। अब इस गर्भाशय से ये जो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये, इसको योनि कहते हैं। इसमें एक झिल्ली, पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, पतली झिल्ली पाई जाती है, इसको हीमन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलिए, अब देखते हैं इसका कौन कौन सा काम है। अंडाशय का काम कहती है, अंडाशय में एक मादा युग्मक बनता है जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, तथा यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको मादा हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या बोलते हैं मादा हार्मोन को? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मादा हार्मोन स्राव होता है या निकलता है, ठीक है। डिंब वाहिका नली का काम क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो डिंब वाहिका जो है, यह एक पतली नली है, जो अभी देखे थोड़ी देर पहले, इसको फिलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं। अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम इसी के है, ठीक है। और डिंब वाहिका में ही अगर हम बात करें तो डिंब वाहिका यानी फिलोपियन ट्यूब, इसमें क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन की घटना होती है। अब निषेचन क्या है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नर और मादा युग्मक के मिलने की घटना को निषेचन कहते हैं। तो यह निषेचन की घटना डिंब वाहिका नली में ही संपन्न होता है। जब निषेचन होता है तो गुरु के कहाँ चला आता है? गर्भाशय में, वहाँ पर भ्रूण डेवलप होने लगता है, ठीक है। चलिए, गर्भाशय की बात करें तो इसका जो आकार है वह नाशपाती के आकार का जैसा ही होता है, और यहीं पर गर्भ का क्या होता है, या भ्रूण कहे तब उनका विकास होता है, ठीक है। इसकी आंतरिक जो भाग है परत में मासिक धर्म के दौरान यह बदलता रहता है, छोटा बड़ा यह होता रहता है। ग्रीवा या गर्भाशय मुख की बात करें तो यह गर्भाशय से का अगला है ना, निचला भाग है, नीचे यह अगला भाग है ना। यह प्रसव के दौरान चौड़ा हो जाता है जिससे शिशु क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए, योनि की बात करें तो यह पेशीय नलिका है, यह पेशीय नलिका है यानी मांसपेशी से बना हुआ एक नलिका है जो मादा जनन का बाहरी भाग है। कौन सा भाग है? बाहरी भाग है। जब भौतिक संपर्क होता है पुरुष के साथ
तो उसमें योनि ही ज़्यादातर कथी लेता है, तो सहायक होता है। जैसे पुरुष में शिश्न भाग लेता है, तो उसी प्रकार महिलाओं में योनि भाग लेता है। चलिए अब हाइमन क्या है। हाइमन को इतना लोग हाई बना चुका है कि उसको लगता है कि नहीं समझ में आया। चलिए बात करते हैं हाइमन क्या है। हाइमन एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है जो लड़कियों को खेलते समय है ना, या संपर्क बनाते समय यह टूटता है, जिससे कि ब्लीडिंग देखने को मिलता है ना। अब पहले की लड़कियां ज़्यादातर खेलती नहीं थी, घर में रहती थी, तो यह हाइमन बचा रहता था। ठीक है। आजकल जो नया युग है इसमें लड़कियां भी ज़्यादातर खेलती है, दौड़ती है, तो उस क्रम में साइकिल चलाने के क्रम में या खेलते समय है ना, ये गलत मान्यता है कि कोई लड़की अगर जो हाइमन उसका ब्लीडिंग नहीं हुआ तो वह दूसरे के साथ संपर्क में पहले से हो चुकी है। ऐसा नहीं है, यह मान्यता गलत है। ठीक है, आज के युग में यह बड़ी बात नहीं है। खेलते समय भी यह हो सकता है, टूट सकता है। झिल्ली है, पतली झिल्ली होती है, बहुत पतली। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या नियंत्रण क्या है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण क्या है, तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है, या है ना, यह प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे कि किसी देश या राज्य या क्षेत्र की जनसंख्या को या तो कम किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे किसी देश, राज्य या क्षेत्र की जनसंख्या को कम या नियंत्रित या संतुलित किया जा सकता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। यानी जनसंख्या जब बढ़ता होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो उसको कंट्रोल करने का यानी रोकने का या कम करने का जो विधि है, उसी को हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या है, या तो परिवार में नियोजन कीजिए, कुछ नियम बनाइए, परिवार नियोजन, या तो गर्भरोधक का इस्तेमाल कीजिए, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कीजिए, या शिक्षा का प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा समझदार होंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई कि जनसंख्या से है ना समस्या उत्पन्न होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जब वो समझ जाएंगे तो जनसंख्या ऑलरेडी कम होता चला जाएगा। उसके बाद और बात करें, और भी विधियाँ है, विवाह की सही उम्र का निर्धारण कर दिया जाए, 25 साल 30 साल। ठीक है, तो उससे भी पहले के ज़माने में 25 30 30 साल तक बच्चों में 2 4 बच्चे पैदा ले लेते थे। आज तो 30 35 40 साल तक लोग तैयारी ही करते हैं। सरकारी जॉब का तैयारी करवा दीजिए। कोई भी व्यक्ति, जनसंख्या जिस देश में या जिस राज्य में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, फॉर्म बस कम दीजिए, लोगों को आस होता रहे, भले लोग निराश होता रहे, जनसंख्या आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए, छोटे परिवार का प्रचार करना, जैसे सरकार बोलता रहता है छोटा परिवार सुखी परिवार। लोगों को यहाँ पर परिवार बड़ा करना है ताकि पड़ोसी से मार हो तो डंडा हमारे हाथ में 4 हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधियों का उल्लेख करें। तो जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधि कौन कौन सी है, हम लोग उसका चर्चा कर लेते हैं। पहला विधि कथी है, अस्थाई और एक अस्थाई है। तो अस्थाई विधि में हम लोग कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते हैं, और कॉपर टी लगा करके कुछ समय तक इसको रोका जा सकता है। और एक है अस्थाई विधि। अस्थाई विधि में क्या होता है, पूरी तरह से आप नसबंदी कर दीजिए, है ना। पुरुष के अंदर एक शुक्रवाणु है ना, शुक्राणु जो नली होता है या शुक्रवाहिका होता है, उसको कट करके जोड़ दीजिए, यानी उसको लॉक कर दीजिए। महिला के अंदर हम लोग देख रहे थे कि डिम्ब वाहिका में कथी होता है, डिम्ब वाहिका या फिलोपियन ट्यूब में आपको क्या देखने को मिलता है, तो निषेचन की घटना देखने को मिलता है। तो आप उसी को लॉक कर दीजिए या कट के सी दीजिए, नहीं सुनना है, तो आपको निषेचन की घटना ही देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ निषेचन की घटना दोनों तरीके से आपको हो सकता है। पुरुष में नसबंदी कहते हैं, महिला की नसबंदी को नसबंदी नहीं ज़्यादातर कहा जाता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रजनन का जो पूरा चैप्टर है वो कैसे पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। ये देखिए, ये ज्ञान आपको एक बार लेने की ज़रूरत है। एक बार आप पूरी तरह से जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आसानी से बनता है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जो जितना भी समझ में आपको आ जाए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टिक लगाइए या सब्जेक्टिव का ही देखिए, तो आपसे लगभग क्वेश्चन आपसे बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो मेहनत है वो बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत सारा चीज़ मेहनत करना पड़ता है। इस प्रकार से आपको अच्छी लग रही हो तो आप एक काम करेंगे, आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और दूसरे बच्चों में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अन्य लोगों तक यह पहुँचे। और यूट्यूब से भी मेरा निवेदन है
कि मेरे वीडियो को कृपया करके आप बहुत जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनके पास भेजिए। पैसे की बहुत कमी होती है लोगों के पास, या तो टीचर्स के पास बहुत ज्ञान की कमी होती है, जिससे कि वह है ना पूरी तरह से अपना योगदान नहीं दे पाते हैं हिंदी मीडियम वालों को। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, अपना मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम में नंबर लाइए। धन्यवाद।